हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू ऑल इन किरोशन नर्सिंग एकेडमी। और आज मैं एक डिसऑर्डर से रिलेटेड कुछ चीज़ें हम डायलिसिस, किडनी ट्रांसप्लांटेशन, ये सब चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। कल के प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने एनाटॉमी बेस पे रीनल का पूरा स्ट्रक्चर, कॉर्टेक्स, मेडुला, ये सारी चीज़ें, उसका सिस्टम कैसे चलता है, ये सारी चीज़ें देखी। और नेक्स्ट आज हम डिस्कस जो करने वाले वो है उसके डिसऑर्डर, एक्यूट रीनल फेलियर, क्रॉनिक रीनल फेलियर, डायलिसिस, किडनी ट्रांसप्लांटेशन, फ्लूइड वॉल्यूम, ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे यूरिनरी सिस्टम के अंदर हम जो इसको हम एक्सक्रीटरी सिस्टम भी बोलते हैं। ओके, तो यूरिनरी सिस्टम के अंदर कुछ मैंने पुट किया है। इसके अंदर फ्लूइड इनटेक हम कितना करते हैं, फ्लूइड आउटपुट यानी कि फ्लूइड बाहर कितना जाता है, सेंसिबल इनसेंसिबल लॉस हमारी बॉडी से कैसे कैसे होता है और कितना होता है। ओके, तो इंजेस्टेड वाटर जो हम पानी पीते हैं उसके द्वारा हम 1200 से 1500 ml जो है वो हम लोग लेते हैं इंजेस्टेड वाटर से, 1200 से 1500 ml। ओके, नेक्स्ट इंजेस्टेड फूड खाने से हम लोग लेते हैं 800 से 1100 ml। ओके, मेटाबॉलिक ऑक्सीडेशन जो होता है हमारी बॉडी के अंदर, मेटाबॉलिक जो मेटाबॉलिज्म होता है उसमें मेटाबॉलिक ऑक्सीडेशन होता है, उसके थ्रू हम 300 ml जो इंजेस्ट करते हैं। देन टोटल इसका होता है 2300 से 2900 ml इसका टोटल होता है। अप्रॉक्सीमेट हम इसे मान, ये मिनिमम है, ये मैक्सिमम है, तो बीच की वैल्यू से हम 2600 ml इसमें ले सकते हैं। ओके, तो 2600 ml जो होता है हम टोटल पूरे 24 आवर्स के अंदर हम इनटेक करते हैं। देन हम देखते हैं कि हम आउटपुट कितना कर रहे हैं। ओके, तो रीनल जो होता है उसमें सेंसिबल लॉस के अंदर आता है रीनल, क्योंकि यूरिन जो पास होता है वो हमें पता चलता है, सेंस होता है, इसके लिए इसे सेंसिबल लॉस बोलते हैं। तो रीनल के अंदर 1500 ml होता है। देन इनसेंसिबल लॉस यानी कि हमें जो पता नहीं चलता लेकिन हमारी बॉडी से वो लॉस हो रहा है, तो लंग्स के द्वारा 400 से 600 ml लॉस होता है। स्किन के द्वारा 600 से 800 ml लॉस होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पर्पज से मस्ट ये लंग्स का जो है वो कभी पूछ लेते हैं एग्जाम में डायरेक्टली के लंग्स से जो होता है वो कितना वॉल्यूम हमारी बॉडी से इनसेंसिबल लॉस होता है, तो उसका आंसर होगा 400 से 600 ml। सारी वैल्यूज इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा इसके अंदर। स्किन से लॉस होता है 600 से 800 ml। जीआई ट्रैक्ट से होता है 100 ml, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जीआई ट्रैक्ट से कितना होता है 100 ml, इसका भी टोटल होता है 2600 से 300 ml। यानी कि हम जितना इनटेक करते हैं उतना ही आउटपुट निकलता है, सेंसिबल और इनसेंसिबल लॉस के रूप में। ओके, तो ये चार्ट आप बना लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसे रीड करिएगा अच्छे से। ओके, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। ओके, अब ये कुछ चीज़ें मैंने डाली हैं जो एग्जाम के अंदर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जो तो आप लोग इसे अच्छे से देखिएगा। तो इन विच कंडीशन यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी डिक्रीज, ऐसी कौन कौन सी कंडीशन है जिसकी वजह से यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है यूरिन की नॉर्मल स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है 1.010 टू 1.015 होती है। ओके, कोई वैल्यू नहीं होती है इसके, 1.010 टू 1.015 होती हैं। कभी कभी किसी बुक्स के अंदर 1.030 है, अगर ऑप्शन के अंदर ये भी है तो ये भी कंसिडरेबल होता है। और यूरिन का जो कलर होता है वो क्लियर अंबर कलर होता है। हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर पढ़ा है कि क्लियर अंबर कलर जो होता है वो यूरिन का होता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी यूरिन की होती है 1.010 टू 1.015 उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है। देन हमने यूरिन का कंपोजिशन कल पढ़ा था, उसके अंदर हमने पढ़ा था कि यूरिन जो होता है उसमें वाटर जो होता है वो कितना होता है, 94% जो होता है वो वाटर होता है। देन यूरिया जो होता है वो होता है 2% एंड 4% जो होता है वो अदर टॉक्सिन जो भी होते हैं वो 4% इसके अंदर होता है। देन हम बात करते हैं
कि यूरिन की पीएच कितनी होती है। पीएच ऑफ यूरिन जो होती है वो होती है 6, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पीएच ऑफ यूरिन कितनी होती है 6, यानी कि स्लाइडली ये एसिडिक होता है यूरिन। ओके, जब वुमन प्रेग्नेंट होती है उस टाइम पे ये मोर एसिडिक होता है, ताकि कोई भी बैक्टीरिया वायरस जो है वो वजाइना के थ्रू बॉडी में एंटर ना करे और कोई इन्फेक्शन कॉज ना कर दे, इसलिए ये मोर एसिडिक उस टाइम पे हो जाता है। ओके, तो नॉर्मल यूरिन का जो पीएच होता है वो होता है 6 होता है। देन हम ये वाटर 94% इसके अंदर होता है यूरिन के अंदर, और यूरिया 2% और अदर टॉक्सिन जो होते हैं वो 4% होते हैं। यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है वो 1.010 टू 1.015 होती है, 1.030 भी है, 22 भी है, तो भी कंसिडरेबल माना जाएगा अगर ऑप्शन के अंदर आपको ये भी दे रखा है तो। ओके, लेकिन एग्जैक्टली ये इसकी वैल्यू है। ओके, और क्लियर अंबर कलर जो यूरिन का होता है वो यूरोबिलिन की वजह से होता है, ये भी हम कल डिस्कस कर चुके हैं। यूरोबिलिन की वजह से जो होता है वो नॉर्मल क्लियर अंबर कलर इसका होता है। तो चलिए देखते हैं इसके अंदर की इन विच कंडीशन यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी डिक्रीज, यानी कि इससे जो है यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो डिक्रीज किन किन सिचुएशंस के अंदर होगी। तो हम लोग देखते हैं, पहला अगर हाइपोकैलेमिया हो रहा है, यानी कि पोटेशियम जो होता है, कैलेमिया का मतलब होता है पोटेशियम और हाइपो का मतलब होता है कम। अगर पोटेशियम का लेवल जो है वो ब्लड के अंदर अगर कम हो रहा है तो यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, इसकी वजह से, हाइपोकैलेमिया की वजह से। देन अगर फ्लूइड वॉल्यूम इनटेक, एक्सेस फ्लूइड वॉल्यूम इनटेक हो रहा है जिसकी वजह से भी यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है वो डिक्रीज हो जाती है। देन एक्यूट रीनल फेलियर के अंदर ARF है किसी को तो यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी डिक्रीज होगी। देन डायबिटीज इंसिपिडस है अगर पेशेंट को, तो यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है वो कम हो जाएगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि डायबिटीज इंसिपिडस के अंदर जो है वो यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ेगी या कम रहेगी, तो आपको करना है इसमें कम रहती है डायबिटीज इंसिपिडस के अंदर। सारे जितने भी मैंने आप लोगों को लिखे हैं वो एग्जाम में कहीं ना कहीं आए हुए हैं और आगे भी आने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा इसके ऊपर कि डायबिटीज इंसिपिडस के अंदर भी यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी डिक्रीज होती है। देन हाइपर कैल्सीमिया अगर हो रहा है, कैल्शियम का लेवल अगर बॉडी के अंदर इंक्रीज हो रहा है, एट दैट टाइम भी यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है वो क्या होती है सॉरी डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, नॉर्मल कैल्शियम का लेवल जो होता है वो 9.5 टू 11 mg पर DL होता है। ओके, नॉर्मल कैल्शियम का लेवल होता है वो 9.5 टू 11 mg पर DL होगा। इससे ज़्यादा हो जाता है अगर तो क्या होगा, यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। देन हाइपोकैलेमिया में बताया, ये पोटेशियम जो होता है, कैलेमिया यानी कि पोटेशियम का जो नॉर्मल लेवल होता है वो 3.5 टू 5.1 मिली इक्वलेंट पर लीटर के अंदर होता है। ये भी एग्जाम में कभी कभी डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि पोटेशियम का नॉर्मल वैल्यू क्या होता है, तो 3.5 टू 5.1 मिली इक्वलेंट पर लीटर पोटेशियम का नॉर्मल लेवल होता है। ओके, अगर इससे कम हो जाता, हाइपो यानी कि इससे कम हो रहा है, दैट मीन्स यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो कम हो रही है। कभी एग्जाम में पोटेशियम से बहुत ज़्यादा, लगभग 3 से 4 क्वेश्चन एवरी एग्जाम के अंदर पोटेशियम से पूछे जाते हैं, तो पूछ लेते हैं कि अगर पेशेंट की आपको वैल्यू दे देंगे कि 3.5 से अगर कम वैल्यू आपको दे दी, फिर आपसे पूछेंगे वो कि इसमें स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होगी, तो आपको याद होना चाहिए कि हाइपोकैलेमिया हो रहा है, हाइपोकैलेमिया की कंडीशन में क्या होगा, यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ओके, देन अदर देखते हैं, एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस। एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस है, उस कंडीशन के अंदर भी यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी डिक्रीज हो जाएगी। तो ये सारी कंडीशन है जिनके अंदर यूरिन की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो डिक्रीज हो जाएगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट की और जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। हमने डिक्रीज देख लिया, देन हम देखेंगे इंक्रीज किन किन चीज़ों के अंदर होगी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर डिहाइड्रेशन पेशेंट को हो रहा है, एग्जाम के अंदर कई बार क्वेश्चन आ चुका है GMCH के अंदर और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर, एम्स के अंदर, कि यूरिन की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो इंक्रीज हो जाती है अगर पेशेंट डिहाइड्रेशन वाला है, तो उसका यूरिन का स्पेसिफिक ग्रेविटी यानी कि उसकी कंसंट्रेशन, उसका गाढ़ापन जो है वो बढ़ जाएगा। कौन सी कंडीशन में, अगर पेशेंट डिहाइड्रेशन है, प्रॉपर वाटर इनटेक नहीं कर रहा है, दैट मीन्स यूरिन की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ओके,
देन दूसरी बात है सियाद यानी कि सिंड्रोम इनएप्रोप्रिएट एंटी डायरेटिक सिक्रीशन, हार्मोन का सिक्रीशन हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, इनएप्रोप्रिएटली हो रहा है, इसका मतलब यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये डिजीज है, हम आगे इसको एंडोक्राइन में पढ़ेंगे। तो इसमें क्या होगा कि सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एडीएच सिक्रीशन जो होता है उसके अगर एडीएच जो एंटी डायरेटिक हार्मोन है, एडीएच का मतलब होता है एंटी डायरेटिक हार्मोन है जो यूरिन की वॉल्यूम को रेगुलेट करने के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, अगर उसका सिक्रीशन इनएप्रोप्रिएट हो चुका है, अगर बढ़ रहा है, इनएप्रोप्रिएटली है, दैट टाइम्स क्या होगा कि यूरिन की जो कंसंट्रेशन है वो भी उसके साथ बढ़ेगी। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे नेफ्रोसिस। नेफ्रोसिस के अंदर भी होता है, न्यूरॉन के अंदर नेफ्रॉन के अंदर कोई एक्यूमुलेशन हो गया, ट्यूमर जनरेशन हो गया है, जिसकी वजह से भी यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी जो क्या होगी, इंक्रीज होगी। देन एक्सेस स्वेटिंग, स्वेटिंग ज़्यादा होती है तो भी यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी डिक्रीज हो जाएगी। देन डिहाइड्रेशन, मैंने पहले ही बता दिया, डिहाइड्रेशन के अंदर जो होता है वो इंक्रीज यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है। देन डायरिया अगर पेशेंट को हो रहा है तो भी स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ेगी। देन HF यानी कि हार्ट फेलियर हुआ है पेशेंट को, उस टाइम पे भी यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ेगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें, हार्ट फेलियर, डायरिया और डिहाइड्रेशन, ये तीनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और ये एक SIADH। तो इनसे रिलेटेड एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी आते हैं और आ सकते हैं। ये निमोनिज हैं, अगर आपको याद ना हो तो DNS सेडू करके भी आप याद इसको कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। आप लोगों को जैसे याद रखना, आप अपने हिसाब से कुछ बनाओ, ट्रिक बनाओ जिसकी वजह से आपको ये इजीली याद हो जाए और आप कभी नहीं भूलो इस चीज़ को। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टेप्स ऑफ किडनी फंक्शन। किडनी जो है हमारी फंक्शन करती है, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आते हैं कि किडनी फंक्शन करती है, उसकी पहली स्टेज क्या है, दूसरी स्टेज क्या है, तो वो भी हम थोड़ा देख लेते हैं कि स्टेप्स ऑफ किडनी फंक्शन के अंदर पहला आता है फिल्ट्रेशन। पहले किडनी फिल्टर करेगी, ब्लड कैपिलरी टू नेफ्रॉन की तरफ जो लाती है। मैंने आपको कल बताया था कि एफरेंट आर्टीरियोल्स होती हैं जो ब्लड ग्लोमेरुलर कैपिलरी यानी कि नेफ्रॉन को जो ब्लड सप्लाई करती हैं, तो उस टाइम को क्या बोलेंगे, पहली स्टेज होगी तो फिल्ट्रेशन। सेकंड स्टेज होगी सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, कौन से वेस्ट को बाहर निकालना है, कौन से को रीएब्जॉर्ब करना है, ये सिलेक्शन होगा इसके अंदर। देन सिक्रीशन होगा, जो अदर वेस्ट हैं उनको बॉडी से बाहर निकाला जाएगा, दैट इज कॉल्ड सिक्रीशन। ओके, तो स्टेप्स ऑफ किडनी फंक्शन में ये हो गया। नेक्स्ट हम लोग कुछ बात करेंगे, कुछ डिसऑर्डर के बारे में मैं डिस्कस करूंगी आपके सामने कि किडनी से रिलेटेड कुछ डिसऑर्डर होते हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। उसमें पहला डिसऑर्डर होता है एपिस्पीडियासिस। एपिस्पीडियासिस का मतलब होता है यूरेथ्रा ओपन ऑन टॉप साइड डॉर्सल सरफेस ऑफ पेनिस। यूरेथ्रा जो होता है वो टॉप साइड यानी ऊपर की तरफ ओपन होगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, एपिस्पीडियासिस। एग्जाम के पर्पज से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन दोनों में से कोई ना कोई एग्जाम के अंदर जरूर आता है, हर किसी एग्जाम के अंदर। ओके, तो एपिस्पीडियासिस का मतलब ईपी यानी आपको याद रखना है कि टॉप यानी ऊपर की तरफ डॉर्सल सरफेस के ऊपर पेनिस की अगर ओपनिंग होती है, दैट मीन्स एपिस्पीडियासिस हम उसको बोलेंगे। देन हाइपोस्पीडियासिस का मतलब होता है कि यूरेथ्रल ओपनिंग जो होती है वो वेंट्रल सरफेस यानी कि नीचे की तरफ हो रही है, दैट इज कॉल्ड हाइपोस्पीडियासिस। ओके, तो एपिस्पीडियासिस और हाइपोस्पीडियासिस समझ में आ गया, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एपिस्पीडियासिस जो होता है वो यूरेथ्रल ओपन ऑन टॉप साइड डॉर्सल सरफेस ऑफ पेनिस, एंड हाइपोस्पीडियासिस का मतलब होता है यूरेथ्रल ओपनिंग ऑन अंडर साइड वेंट्रल सरफेस ऑफ पेनिस से ये जो डिसऑर्डर होता है। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे ब्लड यूरिया नाइट्रोजन लेवल। ब्लड यूरिया नाइट्रोजन में मेल का जो लेवल होता है ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर डायरेक्टली पूछ लेते हैं। 8 से 25 mg पर DL होता है। फीमेल का जो होता है 6 to 21 mg पर DL होता है। चिल्ड्रन का जो होता है 5 to 18 mg पर DL होता है। देन अगर प्रेग्नेंट वुमन का आपको पूछ ले एग्जाम के अंदर कि प्रेग्नेंट वुमन का कितना होता है, तो वो कितना होता है 5 to 12 mg पर DL जो होता है प्रेग्नेंट वुमन का ब्लड यूरिया नाइट्रोजन लेवल होता है। जब भी किसी भी पर्सन के अगर ARF वगैरह होता है या एक्यूट रीनल फेलियर वगैरह होता है तो ब्लड यूरिया नाइट्रोजन लेवल हम लोग चेक करते हैं।
तो उस टाइम पे ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का लेवल इंक्रीज आता है। लेकिन हमें ये नहीं समझ लेना है तुरंत कि इसको ARF है, तो क्योंकि किसी और कंडीशन के अंदर भी जैसे प्रोटीन का लेवल बढ़ गया है या फिर ARF उसी का BUN जो है वो डिहाइड्रेशन अगर पेशेंट को है उस टाइम में भी BUN का लेवल जो होता है वो इंक्रीज होता है। ओके, तो नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग अदर इम्पॉर्टेंट थिंग्स की हमारी बॉडी के अंदर कौन पर्सन कितना परसेंटेज ऑफ फ्लूइड वॉल्यूम लेके बैठा हुआ है वो हम लोग डिस्कस करेंगे इसके अंदर। तो एक्सक्रीशन ऑफ पोटेशियम आयन एंड रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयन प्रमोट बाय एल्डोस्टेरोन, जो भी मैकेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर चलती है, जो यूरिनरी सिस्टम के अंदर चलती है, उसमें जो होता है वो पोटेशियम आयन को एक्सक्रीट यानी बाहर निकालना होता है और सोडियम आयन को प्रमोट, सोडियम आयन को रिटेन करना पड़ता है। वो काम कौन करता है? तो उसमें एक एल्डोस्टेरोन मैकेनिज्म चलती है। इसमें एल्डोस्टेरोन जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लेकिन अगर यूरिन के वॉल्यूम को रेगुलेट करना है, वॉल्यूम ऑफ यूरिन को जो रेगुलेट करता है उसके अंदर एल्डोस्टेरोन के साथ साथ और कौन सा हेल्प करता है? ADH एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो होता है वो और एल्डोस्टेरोन दोनों यूरिन के वॉल्यूम जो होता है यूरिन का उसको रेगुलेट करने का काम करते हैं। ओके, ADH जो होता है, एल्डोस्टेरोन जो होता है, ये एक प्रोसेस होती है जिसके अंदर क्या होता है? रेनिन, प्रोरेनिन जो होता है वो हमारे किडनी के जक्स्ट्राग्लोमेरुलर एक एपरेटर होता है, वहां से मेनिंजियल सेल से जक्स्ट्राग्लोमेरुलर एपरेटर्स जो होता है, जक्स्ट्राग्लोमेरुलर एपरेटर्स जो होता है वहां से एक मेनिंजियल सेल होती है। क्या होता है? मेनिंजियल सेल। मेनिंजियल सेल से ये वहां से निकलता है, क्या निकलता है? प्रोरेनिन। और ये प्रोरेनिन जो होता है ये बाद में रेनिन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। रेनिन जब ब्लड के अंदर आता है उसके बाद ये लीवर में जाता है। लीवर में एक एल्डोस्टेरोन नामक एक हार्मोन्स होता है, वो एल्डोस्टेरोन जो होता है वो वापस चेंज होता है। उसके बाद फर्स्ट सेकंड उसके बाद ये सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद ही जो ये रेगुलेशन जो प्रोसेस होता है वो मेंटेन होता है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये सारी रेगुलेशन का प्रोसेस होता है। तो रेनिन, प्रोरेनिन जो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि रेनिन जो है वो कहाँ से सीक्रेट होता है, तो कहाँ से सीक्रेट होता है? किडनी से ही सीक्रेट होता है, किडनी। देन हम बात करेंगे एक इरिथ्रोपोएटिन करके भी हार्मोन्स आता है, वो भी किडनी से ही सीक्रेट होता है। इरिथ्रोपोएटिन जो होता है, इरिथ्रोपोएटिन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इरिथ्रोपोएटिन जो होता है ये किडनी के अंदर किडनी से सीक्रेट किया हुआ है और ये आरबीसी के प्रोडक्शन के अंदर हेल्प करता है। क्या करता है? आरबीसी प्रोडक्शन के अंदर हेल्प करता है। ओके, ये तो थोड़ी इंपॉर्टेंट चीजें थी जो आप लोगों को याद रखनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं परसेंटेज ऑफ वाटर इन बॉडी। कितना परसेंटेज कौन किसके मेल के अंदर कितना होता है, फीमेल के अंदर कितना होता है, ये हम डिस्कस करेंगे। तो मेल के अंदर जो परसेंटेज ऑफ वाटर होता है दैट इज 60%, एल्डरली के अंदर होता है 55%, फीमेल के अंदर 55%, देन चिल्ड्रन के अंदर 80%। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि सिंपल है तो क्वेश्चन नहीं आता है, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी सिलेक्शन से रोक लेते हैं। इसके लिए आप इसे ध्यान रखिएगा कि मेल के अंदर 60%, एल्डरली 55%, फीमेल 55% एंड चिल्ड्रन के अंदर 80% जो होता है वो वाटर होता है टोटल बॉडी सरफेस का। ओके, नेक्स्ट हम इम्पोर्टेंट जो डिसऑर्डर है, डिजीज है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि एक्यूट रीनल फेलियर एंड क्रॉनिक रीनल फेलियर, इन दोनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। एग्जाम के पर्पज से भी इम्पोर्टेंट है। इसके अंदर हम जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वही डिस्कस करेंगे। अनदर थिंग्स जो इम्पोर्टेंट नहीं है एग्जाम के पर्पज से वो हम डिस्कस यहाँ पे नहीं कर सकते क्योंकि एक क्रैश कोर्स है। ओके, और क्रैश कोर्स में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती है वही बताई जाती है। देन हम बात करेंगे एक्यूट रीनल फेलियर। एक्यूट रीनल फेलियर में क्या होता है? ये एक्यूट रीनल फेलियर सडनली होता है, आवर्स टू डेज के अंदर होता है, सडनली अचानक होता है ये। ओके, सडनली होता है, आवर्स टू डेज के अंदर होता है। देन ये होता है वो रिवर्सिबल है, यानी कि वापस से उसको रिवर्सिबल हम कर सकते हैं। ओके,
इसके अंदर कुछ कॉज आते हैं कि प्री रीनल क्या होते हैं, इंट्रा रीनल क्या, किस किस वजह से ये एक्यूट रीनल फेलियर हो सकता है। तो उसके अंदर प्री रीनल कॉज के अंदर पहला आता है हाइपोवोलेमिया। अगर पेशेंट का वॉल्यूम वॉल्यूम कम है, फ्लूइड वॉल्यूम, जिसकी वजह से कम पानी पीता है, जिसकी वजह से भी ARF हो सकता है। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है तो भी हो सकता है ARF, शॉक की कंडीशन के अंदर भी हो सकता है। देन हम बात करेंगे अगर हेमरेज है, पेशेंट को हेमरेज होगा तो हाइपोवोलेमिया भी होगा। ऐसी कंडीशन में भी जो प्री रीनल कॉज के अंदर आते हैं, तो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछते हैं आपको कि प्री रीनल कॉज के बहुत सारे ऑप्शन दे देंगे आपको, तो आपको याद रखना है एक चीज जो कि इंपॉर्टेंट है, ये प्री रीनल, पोस्ट रीनल, इंट्रा रीनल पे 100% क्वेश्चन आता है और आपको बहुत सारी चीजें दे देंगे कि ये कॉज है, इसके अंदर बताओ कि अब ये कौन सा ARF है, कौन सा कॉज है इसके अंदर, प्री रीनल है, पोस्ट रीनल है या इंट्रा रीनल है। ओके, तो आपको याद रखना है कि जैसे कि ये किडनी है, जैसे कि ये किडनी है, ये राइट किडनी है, ये लेफ्ट किडनी है। ओके, तो किडनी के अंदर जब ब्लड आता है 20%, हमने कल पढ़ा था कि 20% ऑफ कार्डियक आउटपुट का कौन लेता है, किडनी लेता है। कौन लेता है, किडनी, 20% कार्डियक आउटपुट का। ओके, तो जो ब्लड वेसल्स हैं वो यहाँ से आती हैं इसके अंदर, रीनल वेन, रीनल आर्टरी वगैरह, तो यहाँ से ये यहाँ के अंदर आती हैं। तो ये जो बाहर की तरफ यानी कि हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, ब्रेन हो गया, इनके अंदर जो भी डिसऑर्डर हुए हैं जिनकी वजह से अगर इसके अंदर कोई प्रॉब्लम आती है यानी कि किडनी के अंदर कोई प्रॉब्लम आती है, दैट इज कॉल्ड प्री रीनल कॉज। इसको क्या बोलते हैं, प्री रीनल कॉज। ओके, इससे किडनी से बाहर की साइड कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से यहाँ प्रॉब्लम आ रही है, किडनी के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, दैट इज कॉल्ड प्री रीनल कॉज। और अगर इसके अंदर कोई दिक्कत है यानी कि किसी को जैसे कि ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है या फिर अंदर कोई भी इन्फेक्शन हो, इन्फ्लामेशन है, जिसकी वजह से कोई प्रॉब्लम आ रही है यानी कि किडनी के अंदर, तो हम उसको क्या बोलेंगे, इंट्रा रीनल कॉज। यानी कि इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ARF हुआ है, तो उसे क्या बोलेंगे, इंट्रा रीनल कॉज। ओके, उसे हम क्या बोलेंगे, इंट्रा रीनल कॉज। और इसके बाहर यानी कि ये यूरेटर के अंदर, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम है तो ये जैसे कि ये यूरिनरी ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर, ओके, और ये हो गए यूरेटर। ठीक है, तो जैसा मैंने आपको बताया कि अगर किसी हार्ट में जैसे कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है या फिर अगर शॉक की कंडीशन है, हेमरेज हो गया है बॉडी के अंदर, फ्लूइड वॉल्यूम डिक्रीज हो गया है, जिसकी वजह से अगर एक्यूट रीनल फेलियर होता है तो उसे हम क्या बोलेंगे, प्री रीनल कॉज। यानी किडनी में कोई दिक्कत नहीं, किडनी के बाहर दिक्कत है, उसकी वजह से अगर अंदर कोई प्रॉब्लम होती है, दैट इज कॉल्ड प्री रीनल कॉज। एंड अनदर थिंग्स इज दैट कि अगर अंदर कोई इंट्रा रीनल की यानी कि अंदर कोई दिक्कत है या फिर किसी को पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज है, PKD है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, ऐसी कोई कंडीशन है, अंदर है, यानी कि नेफ्रॉन वगैरह तो अंदर होते हैं ना, तो अंदर अगर ऐसी कोई कंडीशन आ रही है किडनी के अंदर, दैट इज कॉल्ड इंट्रा रीनल कॉज। पोस्ट रीनल कॉज यानी कि यूरेटर के अंदर या फिर यूरिनरी ब्लैडर सिस्टाइटिस हो गया है, कोई ट्यूमर फॉर्मेशन हो गया है, कोई कैलकुलस बन गया है, यहाँ पे अगर ऐसा कुछ होता है, दैट इज कॉल्ड पोस्ट रीनल कॉज। ओके, समझ में आ गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आएगा इससे रिलेटेड। एक बार और एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं कि प्री रीनल कॉज का मतलब होता है किडनी से बाहर कोई प्रॉब्लम हो रही है, ब्रेन में, लंग्स में या लीवर में कहीं और, तो हम उसको प्री रीनल कॉज कहेंगे। इंट्रा रीनल यानी कि अंदर कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ARF हुआ है, दैट इज कॉल्ड इंट्रा रीनल कॉज। देन आता है पोस्ट रीनल कॉज यानी कि कोई यूरिनरी ब्लैडर के अंदर कोई ट्यूमर फॉर्मेशन हो गया, कैलकुलस हो गया है, सिस्टाइटिस हो गया है, जिसकी वजह से अगर ARF हो रहा है, दैट इज कॉल्ड पोस्ट रीनल कॉज। ओके,
नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, ये प्री रीनल मैंने आपको बता दी है। इसके अलावा भी अगर आपको ऑप्शन में मिलते हैं कभी, तो आपको आइडेंटिफिकेशन लगा लेना है कि ये प्री रीनल किडनी के अंदर होने वाली प्रॉब्लम है या किडनी के बाहर होने वाली प्रॉब्लम है। ओके, तो आपको आइडिया इसमें लग जाएगा। थोड़ा ध्यान से अगर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है तो इजीली आप उसे सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट हम इसके अंदर बात करते हैं इंट्रारीनल, मैंने प्री रीनल आपको बता दिए। देन इंट्रारीनल कॉज के अंदर आएगा ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, अगर आपको ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, देन ओके पीकेडी है, पॉलिसिस्टिक किडनी डिजीज है। पोस्ट रीनल के अंदर बात कर लेते हैं, कोई ट्यूमर है, सिस्टाइटिस, कोई कैलकुलस फॉर्मेशन हो गया है जिसकी वजह से, तो वो पोस्ट रीनल कॉज के अंदर आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे, कुछ स्टेज होती हैं एक्यूट रीनल फेलियर की, कुछ फेजेस होती हैं कि पहले क्या होगा, ओलिगोरिक फेज आएगी, फिर धीरे धीरे पहले यूरिन वॉल्यूम कम हो जाएगा जब एक्यूट रीनल फेलियर होता है तब, उसके बाद धीरे धीरे फिर इंक्रीज होगा, फिर क्योंकि ये रिवर्सिबल है तो वापस ये रिवर्स हो जाता है। ठीक है, स्टेज ARF एक्यूट रीनल फेलियर का ड्यूरेशन जो होता है वो इंपॉर्टेंट है, 8 से 15 दिन इसका ड्यूरेशन होता है, याद रखना है। नेक्स्ट सडन लॉस ऑफ यूरिन आउटपुट। ओके, इसके अंदर क्या होगा, सडन को यूरिन जो आउटपुट है वो ओलिगोरिक फेज इसको बोलते हैं, इसके अंदर क्या होगा, सडन यूरिन आउटपुट क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, 400 ml से कम हो जाएगा यूरिन आउटपुट, ये इंपॉर्टेंट है। ओलिगोरिक फेज के अंदर पहली स्टेज जो होती है, पहला फेज जो होता है ओलिगोरिक फेज, उसके अंदर क्या होता है, तो इसके अंदर क्या होता है, अचानक से यूरिन आउटपुट जो होता है वो डिक्रीज हो जाएगा, 400 ml हो जाएगा। मैंने आपको बताया था कि 500 ml तो एटलीस्ट होना ही चाहिए, लेकिन इससे भी कम हो रहा है, 400 ml अचानक हो जाएगा यूरिन आउटपुट। ओके, देन बात करेंगे हाइपरटेंशन। फ्लूइड वॉल्यूम बॉडी के अंदर बढ़ रहा है क्योंकि बाहर नहीं निकल रहा है, फ्लूइड वॉल्यूम तो है लेकिन बाहर नहीं निकल पा रहा, इसका मतलब ARF है। ओके, और ARF की वजह से फ्लूइड वॉल्यूम बॉडी के अंदर बढ़ रहा है, इसकी वजह से क्या हो जाएगा, हाइपरटेंशन हो जाएगा, फ्लूइड वॉल्यूम हाइपरवॉलेमिया हो जाएगा। किसकी वजह से, यूरिन आउटपुट जो है वो डिक्रीज हो रहा है, बाहर नहीं निकल पा रहा है, इसकी वजह से बॉडी के अंदर जो हो रहा है फ्लूइड वॉल्यूम इंक्रीज होगा। नेक्स्ट इंक्रीज्ड ब्लड यूरिया नाइट्रोजन लेवल एंड क्रिएटिनिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ओलिगोरिक फेज के अंदर जो ब्लड यूरिया होता है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, BUN जो होता है वो बढ़ जाता है, और नाइट्रोजिनस क्रिएटिनिन जो लेवल होता है ये भी इंक्रीज हो जाता है इसके अंदर। किसके अंदर, ये जो ओलिगोरिक फेज है ARF की, एक्यूट रीनल फेलियर की, उसके अंदर ब्लड यूरिया नाइट्रोजन भी बढ़ जाएगा और क्रिएटिनिन का जो लेवल है वो भी इसके अंदर इंक्रीज हो जाएगा। ओके, क्रिएटिनिन का नॉर्मल जो लेवल होता है वो होता है 0.6 to 1.2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ओके, ये उसका नॉर्मल क्रिएटिनिन का लेवल होता है और इसका बता ही दिया मैंने, 8 से 25 mg पर DL। ओके, पढ़ चुके हैं हम लोग मेल फीमेल का सब कुछ अलग अलग। तो ये इसमें ओलिगोरिक फेज के अंदर ये क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। ओके, सेकंड स्टेज इसके अंदर आती है ARF के अंदर, सेकंड फेज बोल सकते हैं उसके। और एक चीज रह गई इसके अंदर कि ओलिगोरिक फेज है उसके अंदर एक तो ब्लड यूरिया नाइट्रोजन क्रिएटिनिन का लेवल बढ़ जाएगा, यूरिन आउटपुट सडनली डिक्रीज हो जाएगा, 400 ml से कम हो जाएगा, और इसके अंदर हाइपरवॉलेमिया की वजह से हाइपरटेंशन हो जाएगा, और उसकी पेशेंट की जो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है वो भी इसके अंदर अल्टर्ड हो जाएगी। ओके, सेकेंड फेज के अंदर अब बात करेंगे डायूरेटिक फेज। डायूरेटिक फेज के अंदर क्या होता है कि डायूरेटिक फेज जो होती है उसका ड्यूरेशन जो होता है 1 to 3 वीक्स होता है। ओके, उसका 8 से 15 दिन था ओलिगोरिक का, इस फेज का जो होता है वो 1 to 3 वीक होता है। देन यूरिन आउटपुट इसके अंदर इंक्रीज हो जाता है, उसमें कम हो रहा था इसमें इंक्रीज हो जाता है। क्वेश्चन बन सकता है इसके ऊपर, हाइपोटेंशन हो जाएगा क्योंकि यूरिन आउटपुट बढ़ गया है 1 to 2 लीटर पर डे। ओके, इंक्रीज हो जाएगा यूरिन आउटपुट, तो क्या होगा, हाइपोटेंशन होगा। देन इसके बाद अगर हाइपोटेंशन होगा मतलब फ्लूइड वॉल्यूम कम हो रहा है, दैट मीन्स जो जो ब्लड यूरिया नाइट्रोजन है वो उसका लेवल डिक्रीज हो जाएगा, और क्रिएटिनिन का लेवल भी इसमें क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। देन जो स्टेज थर्ड, ये ओलिगोरिक फेज और डायूरेटिक फेज के बाद आता है। स्टेज थर्ड जो होती है 1 to 2 ईयर के अंदर होती हैं, और वो जो उसका टाइम ड्यूरेशन होता है रिकवरी फेज, यानी इसमें पेशेंट जो होता है वो रिकवर हो जाता है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्रॉनिक रीनल फेलियर की।
क्रॉनिक रीनल फेलियर जो होता है उसके अंदर भी कुछ स्टेजेस होती हैं, जिसमें पहली स्टेज जो होती है उसके अंदर होता है डिमिनिश्ड रीनल रिजर्व। डिमिनिश्ड रीनल रिजर्व यानी कि इसके अंदर क्या होता है कि नेफ्रॉन, जो बच्चे कुचे नेफ्रॉन है वो भी क्या लॉस्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। नेफ्रॉन जो होता है वो लॉस्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। ब्लड यूरिया नाइट्रोजन और क्रिएटिनिन का लेवल भी इसके अंदर क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। देन स्टेज सेकंड के अंदर क्या होता है, रीनल इंसफिशियंसी हो जाती है और 75% नेफ्रॉन आर लॉस्ट। इसके अंदर 75% नेफ्रॉन जो होते हैं वो टोटली लॉस्ट हो जाते हैं इसके अंदर। देन हम बात करते हैं रीनल इंसफिशियंसी, यानी कि अब किडनी बराबर काम बिल्कुल करना उसने बिल्कुल कम कर दिया है, क्योंकि नेफ्रॉन जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट फंक्शनल यूनिट होते हैं, उसका फंक्शन ही वही करवाते हैं और वही 70% वो लॉस्ट हो चुके हैं। देन एंड स्टेज जो रीनल डिजीज होती है उसके अंदर 90% नेफ्रॉन आर लॉस्ट। एंड स्टेज रीनल डिजीज के अंदर 90% नेफ्रॉन जो होते हैं वो लॉस्ट हो जाते हैं। और इस डिजीज, इस ESRD बोलते हैं हम इसको, एंड स्टेज रीनल डिजीज। इसका एक ही ट्रीटमेंट है डायलिसिस। डायलिसिस करवाओ या ट्रांसप्लांटेशन करवाओ। ओके, क्योंकि किडनी ने बिल्कुल ही काम करना बंद कर दिया है। 10 to 20% किडनी इसके अंदर काम करती है। दैट मीन्स हमें रीनल का ट्रांसप्लांटेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये समझ में आ गया CRF। देन हम बात करेंगे इसमें डायलिसिस की बात करते हैं हम लोग कि डायलिसिस जब एंड स्टेज रीनल डिजीज हो चुकी है तो डायलिसिस कैसे कैसे करेंगे, क्योंकि एंड स्टेज रीनल डिजीज जो होती हैं, वैसे डायलिसिस हम लोग अगर कंजेनाइटल, अगर नेफ्रोटिक कोई सिंड्रोम है या फिर किडनी काम नहीं कर रही जिसकी वजह से कर सकते हैं, एंड स्टेज रीनल डिजीज की वजह से करते हैं। देन अगर क्रॉनिक रीनल फेलियर है जिसकी वजह से भी हमें डायलिसिस की ज़रूरत होती है, तो इसके अंदर क्या होता है, डायलिसिस कहते किसे हैं, डायलिसिस एक किडनी की तरह ही काम करने वाला मशीन होता है। मैं आपको आगे फोटो भी बताऊंगी उसका कि सॉरी, डायलिसिस जो होता है वो किडनी की भांति ही काम करता है। प्रोसेस टू रिमूव वेस्ट फ्रॉम ब्लड व्हेन किडनी इज अनेबल टू रिमूव वेस्ट। जब किडनी जो है उसमें CRF यानी क्रॉनिक रीनल फेलियर हो चुका है, तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो किडनी जो है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाएगी, जिसकी वजह से हमें डायलिसिस करवाना पड़ता है। डायलिसिस जो है वो भी किडनी की तरह ही फंक्शन करता है, वैसे ही ये फिल्टर करता है ब्लड को। तो चलिए देखते हैं कि ये जो प्रोसेस है उसे हम क्या बोलते हैं, डायलिसिस बोलते हैं। डायलिसिस दो टाइप का होता है, हीमोडायलिसिस एंड पेरिटोनियल डायलिसिस। डायलिसिस कितने टाइप का होता है, दो टाइप का होता है, हीमोडायलिसिस एंड पेरिटोनियल डायलिसिस। हीमोडायलिसिस जो होता है ये क्या होता है, बॉडी के आउटसाइड होता है। ओके, आउटसाइड ऑफ बॉडी, और किसके द्वारा होता है, डायलिसेट के द्वारा। डायलिसेट को लगा हुआ होता है इसके अंदर, जो कि वेस्ट को एब्जॉर्ब कर लेता है। किसमें, हीमोडायलिसिस के अंदर। हीमोडायलिसिस का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आता है कि हीमोडायलिसिस का कॉम्प्लिकेशन क्या होता है, तो हीमोडायलिसिस का कॉम्प्लिकेशन होता है हाइपोटेंशन। क्या होता है, हाइपोटेंशन होता है किसमें, हीमोडायलिसिस के अंदर। नेक्स्ट पेरिटोनियल डायलिसिस जो होता है, ये इसमें हम नेचुरल पेरिटोनियल मेम्ब्रेन का यूज करते हैं। इसमें क्या करते हैं, नेचुरल पेरिटोनियल मेम्ब्रेन जो होती है उसका यूज करके हम पेरिटोनियल डायलिसिस करते हैं। और इसका जो कॉम्प्लिकेशन सबको पता ही होगा कि पेरिटोनाइटिस कॉज करता है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि ये क्या करता है, पेरिटोनाइटिस कॉज करता है। इसका कॉम्प्लिकेशन हाइपोटेंशन है हीमोडायलिसिस का। पेरिटोनियल डायलिसिस का कॉम्प्लिकेशन क्या होता है, पेरिटोनाइटिस। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों इंपॉर्टेंट हैं, हीमोडायलिसिस और पेरिटोनियल डायलिसिस, और उसके कॉम्प्लिकेशन भी इंपॉर्टेंट हैं। ओके, नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं डायलिसिस की तरफ। ये डिस्कस करने से पहले मैं एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बता देती हूँ कि जो हमने जो क्रॉनिक रीनल फेलियर पढ़ा था, क्रॉनिक रीनल फेलियर जो होता है, क्योंकि ARF के तो प्री रीनल, इंट्रारीनल ये कॉज होते हैं, लेकिन क्रॉनिक रीनल फेलियर जो होता है उसका जो कॉज होता है वो होता है डायबिटीज मेलाइटस। इन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्रॉनिक रीनल फेलियर का जो कॉज होता है वो होता है डायबिटीज मेलाइटस। इसीलिए अगर हम रीनल को ट्रांसप्लांट कर रहे हैं CRF के लिए, रीनल को ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, दैट मीन्स हमें पेनक्रियास को भी रिमूव करना पड़ेगा। अगर हम रीनल ट्रांसप्लांट कर रहे हैं तो हमें पेनक्रियास को भी
रिमूव करना पड़ेगा, अदरवाइज ये जो हम करेंगे वो कुछ काम का नहीं रहेगा, वापस से किडनी फेल हो सकती है। इसके लिए हमको डायबिटीज मेलाइटस इसका कॉज है, इसके लिए रीनल ट्रांसप्लांट अगर कर रहे हैं तो हमें पैनक्रियास को भी हटाना जरूरी है। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज थी इसके अंदर जो मैंने आपको बता दी। ओके, तो ये है डायलिसिस प्रोसीजर, मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर दूंगी, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम के अंदर। ये जो पर्सन है जिसको डायलिसिस हो रहा है, ओके, डायलिसिस का एक क्राइटेरिया होता है कि थ्राइस अ वीक, यानी कि डायलिसिस जो होता है वो वीकली कितनी बार होता है, 3 बार। ओके, वीक में 3 बार डायलिसिस करवाना जरूरी है, हीमोडायलिसिस अगर पेशेंट करवा रहा है तो। ओके, इंपॉर्टेंट थिंग्स है, ये जो पेशेंट है इसके यहाँ पे ये आर्टेरियो वीनस शंट, यहाँ पे आर्टेरियो वीनस शंट या फिस्टुला करते हैं या फिस्टुला फॉर्म करते हैं। एक जो इसका जो होता है डायलिसिस का, वो एक हम उसको वेन से जोड़ते हैं, एक आर्टरी से जोड़ा जाता है। देन जो एक बात इंपॉर्टेंट थिंग्स है कि जब हम इसको रिमूव कर रहे हैं, जब डायलिसिस चालू हो रहा है तो जितना वॉल्यूम फ्लूइड के अंदर उसके डायलिसिस के अंदर उस मशीन के अंदर जा रहा है उतना ही बाहर नहीं आएगा वापस बॉडी के अंदर। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वेस्ट जो होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं, इसकी वजह से वापस वो इतना ही नहीं आएगा। ओके, तो ये जो ब्लड है ये ब्लड पंप है। देन ये हिपेरिनाइज्ड सिरिंज का इसमें यूज करते हैं, क्यों करते हैं? ताकि कोगुलेशन से बचा जा सके, इसीलिए एंटी कोगुलेंट है, इसके लिए हम हिपेरिन का इसके अंदर यूज करते हैं। किसके अंदर? डायलिसिस के अंदर हिपेरिन का यूज करते हैं। देन हम बात करते हैं, ये ऊपर जाके यहाँ पे एक सॉल्यूशन है नॉर्मल सलाइन, NS का यूज करते हैं इसमें। क्यों करते हैं? ताकि ये हीमोडायलिसिस ना होने दे, हीमोडायलिसिस से यानी कि नॉर्मल सलाइन का यूज इसलिए करते हैं ताकि ये जो होता है वो रेगुलेशन को मेंटेन कर सके। देन हम बात करते हैं इसके अंदर ये जो ब्लड है वो यहाँ से ये डीऑक्सीजनेटेड है, ये ब्लड जब यहाँ गया तो ये जो है वो प्रॉपरली ये ब्लड फिल्टर नहीं हुआ है। देन यहाँ जाने के बाद एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, लो कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन जा रहा है, इसमें वेस्ट है, यहाँ वेस्ट नहीं है, लो कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन इसके अंदर जा रहा है। दैट मीन्स कॉल्ड ओस्मोसिस। क्या होता है? ओस्मोसिस। यदि कोई फ्लूइड सॉल्यूट जो होता है वो लो कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन के अंदर जा रहा है तो दैट इज कॉल्ड ओस्मोसिस, और हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन की तरफ आ रहा है दैट इज डिफ्यूजन। क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। और ये जो होता है यहाँ पे वेस्ट का ये डायलिसिस है, ये क्या है? डायलिसिस। ओके, ये होता है यहाँ पे वेस्ट के लिए होता है, ये वेस्ट जनरेट होता है। डायलिसिस जो होता है ये यहाँ से हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन जाता है, ये दैट मीन्स यहाँ पे डिफ्यूजन होता है, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, और ये दोनों जहाँ पे होते हैं उससे हम क्या बोलते हैं? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मतलब डायलिसिस के अंदर जो प्रोसेस होता है उससे हम क्या बोलते हैं? तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ओके, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बोलते हैं। तो ये सारी बात होगी डायलिसिस की। ये वेस्ट मशीन होता है, डायलिसिस है, ये वेस्ट है, तो ये सारी चीजें हो गई डायलिसिस की। ठीक है, वीक में 3 बार इसको करना है, और अगर इससे भी ठीक नहीं होता है तो धीरे धीरे हमें किडनी ट्रांसप्लांट की तरफ जाना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं पेरिटोनियल डायलिसिस। ये जो पिक्चर है वो पेरिटोनियल डायलिसिस को पेरिटोनियल मेम्ब्रेन के अंदर हम इसको करते हैं, इसीलिए हम इसको पेरिटोनियल डायलिसिस बोलते हैं। ये जो है वो डायलिसिस का सॉल्यूशन है, इसके अंदर पहली स्टेप होती है, यानी कि इसके अंदर आ रहा है, यानी कि क्या हो रहा है? फील हो रहा है, ये पहला होता है इसके अंदर प्रोसेस। पेरिटोनियल डायलिसिस के अंदर इसको बोलते हैं हम फील करना। देन हम बात करते हैं फील जो होता है हमें 1 to 2 लीटर डायलिसिस जो सॉल्यूशन होता है वो हमें पुट करना है 10 to 20 मिनट्स में। ओके, देन बात आती है फील हो गया, देन इसके अंदर रहेगा फ्लूइड, उसको हम क्या बोलते हैं? ड्वेल। इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है।
ड्वेल, ड्वेल यानी कि इसके अंदर जो फ्लूइड है, जो हमने डायलिसिस डाला, वो रहेगा एटलीस्ट 20 मिनट टू 8 आवर्स और मोर, और ज़्यादा भी रह सकता है, 8 घंटे के लिए ज़्यादा भी रह सकता है, तो उसे ड्वेल बोलते हैं। देन ड्रेन यानी कि इससे बाहर आएगा, उसे हम क्या बोलते हैं, ड्रेन, यानी कि आउटफ्लो, बाहर की तरफ आना। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट चीज़ हैं, फील, ड्वेल, ड्रेन, जो पेरिटोनियल डायलिसिस के अंदर यूज होती हैं। पेरिटोनियल डायलिसिस का कॉम्प्लिकेशन होता है पेरिटोनाइटिस, और पेरिटोनियल डायलिसिस अगर किसी पेशेंट के चल रहा है तो उसको हम मेटाबॉलिक वेस्ट, जो टॉक्सिन होते हैं, उसको बाहर निकालने के लिए पेरिटोनियल डायलिसिस करते हैं। देन अगर ये पेरिटोनियल डायलिसिस किसी के चल रहा है और कोई ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह आ गया, तो हमें ड्रेन प्रॉपरली नहीं आ रहा है, तो हमें पेशेंट को साइड टू साइड उसको मूव करवाना है, ताकि तुरंत हमें कैन्युला निकाल देना है, और ऐसे नहीं करना है हमें। हमारा काम है कि हमें उसको इधर उधर थोड़ा मूव करवाना है, ताकि वो ड्रेन जो है वो प्रॉपरली आ सके। ओके, और प्रॉपरली हमें जब भी हीमोडायलिसिस भी, डायलिसिस किसी भी पेशेंट का अगर हो रहा है, तो प्रॉपर उसका वाइटल साइन और आफ्टर प्रोसीजर उसका वेट चेक करना ज़रूरी है कि इफेक्टिव हो रहा है या नहीं। ये देखने के लिए हमें वाइटल साइन और वेट चेक करना होता है। ये किसका काम है, नर्स का काम है, नर्सिंग रोल है ये, कि वाइटल साइन चेक करना है और वेट चेक करना है। ओके, और जो डायलिसिस का पेशेंट होता है, उसके हमें ध्यान रखना है कि डायलिसिस वाले पेशेंट को हमें प्रॉपरली उसको जो डाइट वगैरह उसकी मेंटेन करके रखनी है। पोटेशियम नहीं देना है डाइट में, क्योंकि पोटेशियम लो डाइट हमें उसको देनी होती है, ठीक है, पोटेशियम कम देना है। इसके लिए हम उसको उसमें RL सॉल्यूशन का यूज़ नहीं करते, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, पोटेशियम होता है। इसके लिए हम इसको RL सॉल्यूशन का यूज़ किडनी, जिसकी किडनी फेल हो चुकी है, उसके अंदर हम RL यानी कि रिंगल लैक्टेट का यूज़ नहीं करते, क्योंकि इसके अंदर पोटेशियम कंटेन होता है, जिसकी वजह से पोटेशियम का लेवल इसके अंदर बढ़ सकता है। इसके लिए हम RL सॉल्यूशन उसे प्रोवाइड नहीं करते हैं। ओके, तो ये सब था हीमोडायलिसिस और पेरिटोनियल डायलिसिस से रिलेटेड। ये जो मैंने आपको बताया उसका ही है कि पेरिटोनियल डायलिसिस इन्फ्यूजन के अंदर फील, ड्वेल और ड्रेन, और पर्पस हो इसका ये पर्पस है कि टू रिमूव टॉक्सिन इन एडिशनल टू अदर मेटाबॉलिक वेस्ट, से टॉक्सिन को रिमूव करना। देन फील के अंदर 1 to 2 लीटर डायलिसिस को पुट करते हैं 10 to 20 मिनट्स के लिए, देन उसके अंदर रहने देते हैं ड्वेल, यानी कि 20 मिनट से 8 आवर्स तक, और ड्रेन यानी कि आउटफ्लो इसके अंदर करते हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके अंदर रीनल ट्रांसप्लांटेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। रीनल का जो ट्रांसप्लांटेशन होता है वो कैसे होता है। ओके, तो रीनल ट्रांसप्लांटेशन कौन कौन सी कंडीशन में करते हैं ये देख लेते हैं हम लोग, कि कंजेनाइटल नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, अगर क्रॉनिक रीनल फेलियर है, एंड स्टेज रीनल डिजीज है, तो हमें, क्योंकि इसमें किडनी 10 to 20% ही वर्क करना स्टार्ट कर देती हैं, और एंड स्टेज रीनल डिजीज होती हैं। इसके अंदर क्या होता है कि एजोटोमिया होता है। एजोटोमिया का मतलब होता है जो नाइट्रोजिनस सब्सटेंस होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं और वो हमारी बॉडी में बढ़ जाते हैं। तो BUN, क्रिएटिनिन, ये सारी चीज़ें इसके अंदर बढ़ती हैं, इसलिए हमें इसमें किडनी ट्रांसप्लांट या डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट में मोस्टली तो इसमें किडनी ट्रांसप्लांट ही करना पड़ेगा। ओके, तो हम बात करते हैं इसके अंदर बिफोर रीनल ट्रांसप्लांटेशन, यानी कि अगर किसी पर्सन का रीनल का ट्रांसप्लांटेशन हो रहा है, किडनी ट्रांसप्लांट करवाई जा रही है, तो उस पेशेंट को हमें इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग देनी है 2 दिन पहले। ओके, इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग देनी है 2 दिन पहले। क्यों देते हैं, ताकि ग्राफ्ट रिजेक्शन ना हो, इसके लिए हम पेशेंट को इम्यूनो सप्रेसिव, इम्यून को सप्रेस करने के लिए ड्रग देते हैं। ड्रग देते हैं वो 2 डेज, 2 दिन से पहले देनी है। और ये सब करने से पहले हीमोडायलिसिस जो है वो विदिन 24 आवर्स के अंदर हमें इसमें हीमोडायलिसिस करना होता है। इसमें थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। हीमोडायलिसिस जो होता है वो 24 आवर्स में करना है, बिफोर 24 आवर्स, और बिफोर 2 डेज इसके अंदर हमें इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग भी प्रोवाइड करनी है। ओके, तो इसमें मैं थोड़ा आप लोगों को किडनी के बारे में थोड़ा बता देती हूँ, फिर आगे एक्सप्लेन करेंगे हम कि ट्रांसप्लांटेशन कैसे होता है। तो जैसे कि ये किडनी है, ठीक है आपकी, ये किडनी है, यूरेटर हो गया, यूरिनरी ब्लैडर हो गया, यूरेथ्रा हो गया। ओके ओके,
जैसे कि आपकी ये किडनी खराब हो गई, एक किडनी खराब हो गई, वर्किंग कंडीशन में नहीं है, ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, अनदर किडनी जब भी लगाते हैं, एक तो इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग देनी है, और दूसरी बात है इसके अंदर 24 आवर्स विदिन बिफोर 20 आवर्स हीमोडायलिसिस करना है। और जो दूसरी किडनी हम लगाने वाले हैं इसके अंदर अनदर किडनी, उसको हम फ्लैंक रीजन में रखते हैं। कहाँ रखते हैं? फ्लैंक रीजन के अंदर, क्योंकि वहाँ ब्लड सप्लाई अच्छा होता है, इसके लिए हम फ्लैंक रीजन के अंदर किडनी को रखते हैं। जो हमारी किडनी ट्रांसप्लांटेड किडनी, उतनी देर तक ये किडनी हटानी नहीं है, उतनी देर तक हमें जब तक ये किडनी वर्किंग कंडीशन में नहीं आ जाती उस टाइम तक हमें वो किडनी नहीं हटानी है। देन फ्लैंक रीजन में इसको पुट किया जाता है। देन क्या होता है, यहाँ से एक्सटर्नल इलियक आर्टरी और रीनल आर्टरी, ये जो है आगे एब्डोमिनल अयोर्टा से जुड़ते हैं, इसके लिए एक्सटर्नल, इसको यहाँ से जोड़ दिया जाता है ब्लड सप्लाई के लिए, एक्सटर्नल इलियक, देन इंफीरियर वेना केवा और वो सब। और उसके बाद ये जो होता है इसको डायरेक्ट यूरेटर से कनेक्ट कर देते हैं, सॉरी यूरिनरी ब्लैडर से कनेक्ट कर देते हैं, एक्सटर्नल इलियक वेन। देन यहाँ पे होती हैं, वो होती हैं रीनल वेन, इसको डायरेक्ट से यूरेटर से कनेक्ट कर दे ताकि ब्लड सप्लाई रहे और एक्सक्रीशन हो जो बाहर ने प्रॉपर। जब ये वर्किंग कंडीशन में आ जाती हैं उस टाइम इस किडनी को रिमूव करके इसकी जगह पे ये किडनी पुट कर दी जाती है। ओके, तो किडनी ट्रांसप्लांटेशन ऐसे होता है। और इसको कुछ कंडीशन में अगर ग्राफ रिजेक्शन होता है, किसी पेशेंट के अंदर ग्राफ रिजेक्शन होता है, लेकिन ग्राफ रिजेक्शन के कॉम्प्लिकेशन अगर कम करने हैं तो अगर आइडेंटिकल ट्विन्स है, जुड़वा अगर बच्चे हैं, उनके अंदर हम ट्रांसप्लांटेशन करते हैं तो उसमें कॉम्प्लिकेशन के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम होते हैं। लेकिन अगर किसी अदर पर्सन की किडनी हम अगर ट्रांसप्लांट कर रहे हैं तो उस टाइम पे हमको ग्राफ रिजेक्शन का विशेष करके ध्यान देना है। उसके अंदर ग्राफ रिजेक्शन कैसे कैसे होता है, क्योंकि ग्राफ रिजेक्शन अगर होगा तो बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, हेडेक होगा, डिजीनेस, पेशेंट कंफर्टेबल फील नहीं करेगा, यूरिन आउटपुट प्रॉपरली नहीं आएगा। तो ये सारी कंडीशन उसके अंदर हमें फर्दर देखने को मिलती हैं। इसके लिए हमें ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थिंग है और हमें याद रखना है, ठीक है। तो किडनी ट्रांसप्लांट हो गई, उसके बाद हमें ग्राफ रिजेक्शन का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, अदरवाइज पेशेंट को इन्फेक्शन हो सकता है। तो अगर हाइपर एक्टिव एक्यूट, यानी कि अगर किडनी ट्रांसप्लांट की हमने, उसके 24 आवर 24 घंटे के अंदर ही अगर ऐसे कोई सिम्टम आए, प्रॉपरली उसको ट्रांसप्लांटेड नहीं हो रहा है या फिर ऐसी कोई कंडीशन आई, तो विद इन 24 आवर्स अगर ऐसी कोई कंडीशन आ गई है तो हमें उसकी दूसरी किडनी ट्रांसप्लांट करनी पड़ेगी। वो किडनी उसके अंदर काम नहीं कर पा रही है, उसकी बॉडी उससे अडाप्ट नहीं कर पा रही है, इसके लिए हमें दूसरी किडनी उसके अंदर ट्रांसप्लांट करनी पड़ेगी। हाइपर एक्यूट रिजेक्शन अगर होता है तो, अगर एक्यूट रिजेक्शन होता है यानी कि विद इन 6 वीक के अंदर ये रिजेक्ट करने का स्टार्ट करती है अगर किडनी, तब हमें क्या करना चाहिए कि हमें इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग को बढ़ाना चाहिए। क्या करना चाहिए? इम्यूनोसप्रेसिव जो ड्रग होती हैं उनका डोज बढ़ा सकते हैं हम लोग, उनको दे सकते हैं, प्रॉपरली मेडिकेशन से ट्रीट कर सकते हैं। अगर एक्यूट कंडीशन यानी विद इन 6 वीक के अंदर ग्राफ रिजेक्शन हो रहा है तो, अगर क्रॉनिक कंडीशन के अंदर ग्राफ रिजेक्शन होता है, मंथ टू ईयर के बाद अगर ग्राफ रिजेक्शन होता है, दैट मीन्स हमें अगेन किडनी ट्रांसप्लांटेशन करना जरूरी है, क्योंकि प्रॉपर किडनी वर्क नहीं कर रही है, हमारी बॉडी ने उसको अडाप्ट नहीं किया है। तो इस बात का ध्यान रखना है। तो ये हो गया हमारा ARH, CRF, डायलिसिस और दूसरी चीज होगी किडनी ट्रांसप्लांटेशन। ओके, तो ये सारी जो जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज थी जो एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट है, मैंने सारी आप लोगों को बता दी है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर और भी किडनी के डिसऑर्डर हैं वो मैं आप लोगों के लेकर आऊँगी, तो आप इसे अच्छे से पढ़िएगा, एग्जाम के पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो थैंक यू।